नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। धन्यवाद सब लोगों को। नमस्कार। अब हम लोग ये देखेंगे कि आधुनिक भारत के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल के क्लास तक में कंप्लीट कर लिया था इंडस्ट्री। अब मोटे तौर पर हमारे सामने में जो टॉपिक बचा हुआ है वह है अकाल, रेल और धन का निष्कासन। अकाल, रेल और धन का निष्कासन, ये टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। इसके पहले कि मैं इन तीनों बिंदुओं की ओर आपको ले चलूं, मैं आपके सामने में पीछे के दिन में जितना पढ़ाया हूं उसका एक हल्का सा रिवीजन करा देता हूं कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति ऐसी थी कि भारत उनके लिए एक साधन था जिसका उन्हें उपयोग करना था इंग्लैंड के हित की पूर्ति करने के लिए। और किस तरीके से उपयोग किया? तो इस तरीके से कि भारत उनके लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाला, खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाला ऐसा देश हो जाए जो कि उनके उद्योगों में तैयार होने वाले मालों का खपत करता हो जाए, और साथ ही साथ जहां पर वो अपने देश के धन कुबेरों को बोले कि जाओ उस देश में तुम अपना पैसा लगाओ, वहां पर तुम्हारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और तुमको निवेश करने के क्रम में किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं आएगा, लाभ भी अधिक से अधिक हो, हम इसका उपाय कर देंगे। तो उनको भारत इस तरीके से चाहिए था। उंगलियों पे याद कर लीजिए किस लिए चाहिए था? ताकि भारत का कच्चा माल वो ले ले, ताकि भारत के अनाज का अपने देश में वो आयात करें, क्योंकि उनके देश में अधिकांश लोग अब इंडस्ट्री और ट्रेड से जुड़ गए थे, तो एग्रीकल्चर में कमी आई थी, तो उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ती थी। और किस रूप में चाहिए? ताकि भारत के अंदर उनकी वस्तुओं की बिक्री हो जाए, तो बाजार चाहिए। और किस रूप में चाहिए? ताकि भारत के अंदर उनके लोगों का पैसा निवेश हो और निवेशकों को ज़्यादा लाभ मिले। इस तरीके से उन्हें भारत की ज़रूरत थी। अब भारत की सरकार चलाने के लिए उन्हें पैसा तो लेना था भारतीयों से ही। सरकार के खर्चे बहुत थे, खर्चे ज़्यादा थे क्योंकि साम्राज्यवादी ज़रूरत के मुताबिक सरकार पैसे खर्च करती थी, और सरकार को साम्राज्यवादी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए कई सारे मदों पे कर लगाने में भी दिक्कत होती थी। तो इसका नतीजा क्या निकल कर आया?
कि सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर कर का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। उन किसानों के ऊपर जो पहले से ही आर्थिक रूप से परेशान थे, मन की जिनकी कमर झुकी हुई थी, उन्हीं के कमर पे बोझ डाला। आप समझ सकते हो, जिनकी कमर झुकी हुई थी उन्हीं के कमर के बोझ बढ़ गए। ऐसी रेवेन्यू पॉलिसी शुरू किया ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया में। अब फिर हम ये देख रहे हैं कि पैसे तो उन्होंने किसानों से ले लिए, लेकिन उन पैसों को उन्होंने खर्च कहाँ किया? तो वहां खर्च न के बराबर या मिनिमम किया, जिससे कि किसानों को फायदे हो सकते थे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कम निवेश किया। इक्का दुक्का क्या निवेश किया मैंने बता दिया था। दूसरा पॉइंट ये कि क्योंकि उन्हें भारत चाहिए था कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता देश की तरह, तो इसलिए उन्होंने भारत में बागानी खेती को बढ़ावा दिया। तीसरी बात यह कि क्योंकि उन्हें भारत के अनाज को अपने देश की ओर भेजना था, इसलिए स्थिति तो यहां तक गंभीर हो गई कि जब कभी भारत में अकाल पड़ता था, उस समय भी जबकि अनाज के अभाव के कारण लोग मर जा रहे थे, उस समय भी भारत से अनाज का निर्यात होता था। आज के डेट में दुनिया के हर देश में जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब कभी किसी देश में अकाल की स्थिति होती है तो वो अनाज आयात कर लेते हैं। हमारे देश में अकाल के दौर में अनाज निर्यात होता था, वो भी उस अकाल के दौर में कि जिसके अंदर लाखों लाख लोग, 70-75 लाख लोग मरे थे एक साल, 1876 के दौर में जब अकाल पड़ा था तो। और उस अकाल के साल में भी अनाज का निर्यात हुआ। समझ गए कि भारत क्यों चाहिए था उनको? उन्हें भारत चाहिए इसलिए भी कि भारत से अनाज को वो अपने देश में ला सकें। और उसके बाद फिर क्या है कि फिर क्या है कि उन्हें चाहिए था अपने उद्योगों के लिए खरीदार भारत में, और इसलिए उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारत का परंपरागत उद्योग बर्बाद हो गया और नए उद्योग विकसित नहीं हो पाए। नए उद्योगों के विकसित होने से भी अंग्रेजों को भारत के बाजार में कंपटीशन ही तो मिलता। यदि भारत के अंदर बहुत सारे उद्योगपति उभर के आ जाएंगे और वो लोग भारत में उत्पादन करने लगेंगे और भारत के बाजार में अपना माल सप्लाई करने लगेंगे, अंग्रेज भी अपना माल लेकर आएंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो नुकसान अंग्रेजों को हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की नीति हमेशा यही रहती थी, कोशिश हमेशा यही रहती थी कि भारत के अंदर उद्योग का विकास ही नहीं हो। यदि कोई पूछेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, पूछेगा कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन से कि भारत में उद्योगों का विकास क्यों कम हुआ, तो वो कह देते थे कि कहाँ से होता, भारत में तो गरीबी थी, भारत में तो जातिवाद था, भारत में तो अशिक्षा थी। और जातिवाद, अशिक्षा एवं धार्मिक स्तर पर भारतीय लोगों की सोच यह हुआ करती थी कि संसार एक माया है, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो निर्वाण चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। इस तरह की सोच वाले समाज में आर्थिक विकास करने की प्रेरणा भी ज्यादा मजबूत नहीं थी। अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में तेजी से आर्थिक विकास नहीं हुआ, तेजी से औद्योगिक विकास नहीं हुआ, तो उसके कारण है नंबर 1, उन्होंने कहा गरीब देश गरीबी से निकल नहीं पाता, गरीबी गरीबी का कारण होती है। भारत चूंकि गरीब देश था इसलिए आर्थिक विकास की गति तेज नहीं हुई। गरीब देश था तो इसलिए न तो भारत के अंदर निवेशक लोग निवेश कर पाए और न ही कंज्यूमर लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाए। जबकि किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है,
एक निवेशक और एक कंज्यूमर। भारत चूंकि गरीब देश था तो न निवेशक ज़्यादा हुए न कंज्यूमर ज़्यादा हुए, इसलिए औद्योगिक विकास नहीं हुआ, ये अंग्रेज कहते हैं। उनसे पूछो कि और कोई कारण है क्या आपके नज़र में, तो कहते हाँ है ना, भारतीय समाज का जातिवाद। भारतीय समाज के अंदर सबसे पढ़ा लिखा जाति है पंडित, लेकिन पंडित को पूजा पाठ करना है, शिक्षा का काम करना है, धर्म का काम करना है, वो उद्योग में व्यापार में उतरने नहीं चाहता है। उद्योग और व्यापार का काम करना पंडित अपने लिए अपमानजनक मानता है। दूसरी पढ़ी लिखी और धनी जाति है ठाकुर की, राजपूत की, क्षत्रिय की, वो भी अपने आप को उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल नहीं पाता है। उसको लगता है कि उद्योग और व्यापार काम करेंगे तो हम तो छोटे हो जाएंगे, हमको तो झुकना पड़ेगा, हमारा तो सोशल स्टेटस गिर जाएगा। तो दो सबसे धनी और सबसे पढ़े लिखे वर्ग के लोग उद्योग व्यापार में लगते ही नहीं। और एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की ऐसी है जो अछूत है, तो उनसे तो लोग संपर्क भी नहीं रखते हैं। तो जिस समाज में इतनी जातीयता होगी उस समाज में औद्योगिक विकास की गति धीमी होगी ही होगी, ये अंग्रेज कहते हैं। उसके बाद अंग्रेज कहते हैं कि भारत में इसलिए भी औद्योगिक विकास की गति धीमी रही क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की तो सोच ही यही है कि पैसा क्या है तो माया है, पैसा क्या है तो पाप की गठरी है, जीवन का उद्देश्य क्या है तो मरने के बाद स्वर्ग मिले या कि मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, निर्वाण मिले, कैवल्य मिले। तो जिस समाज की सोच ऐसी होती है उस समाज में धन कमाने की छटपटाहट नहीं होती ज़्यादा, उस समाज में उद्यमशीलता की कमी होती है, उस समाज में औद्योगिक विकास की गति धीमी होती ही होती है। अंग्रेजों ने अपनी ओर से ये सारे तर्क दिया। हमने क्या बताया कि देखो, हम नहीं मानते कि ये सब बातें गलत है, हम ये नहीं कहते कि सारी बातें झूठी है, लेकिन इन सब के रहते हुए भी हिंदुस्तान के इतिहास में 18वीं सदी के मध्य तक परंपरागत उद्योग के अंतर्गत इतने उद्योग का विकास तो हुआ था ना कि जिसके बदौलत इंडिया दुनिया में नंबर 1 था। ऐसा तो नहीं कह सकते न कि भारत में जातीयता आई है 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद। जातीयता तो पहले से भी थी, लेकिन हिंदुस्तान परंपरागत उद्योगों के उत्पादनकर्ताओं में दुनिया का नंबर 1 देश था। धर्म के स्तर पर यह विश्वास कि संसार एक माया है और हमें मोक्ष चाहिए, ये विचार तो उपनिषद के काल से ही भारत में मौजूद है, लेकिन इस बीच में दुनिया के अधिकांश देशों से भारत में समृद्धि ज्यादा रही, भारत में उद्योग ज्यादा रहा, भारत में व्यापार ज्यादा रहा। तो ये तर्क बहुत ही उल जलूल किस्म का है कि भारत में इसलिए औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गई क्योंकि भारत में धर्म ऐसा था, भारत में जाति वैसी थी। और यह भी तर्क बहुत स्वीकार्य नहीं है कि भारत में आर्थिक विकास की गति तेज नहीं हुई क्योंकि भारत में गरीबी थी। गरीबी तो भारत में अंग्रेजों की देन है। 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के दौर में भारतीय लोगों का जीवन स्तर अंग्रेजों के जीवन स्तर से ज्यादा अच्छा था। भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ की उपलब्धता अंग्रेजों के शासन के दौरान गिर गई। भारत में साक्षरता का दर अंग्रेजों के शासन के दौरान गिर गया। भारत में स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता अंग्रेजों के काल में गिर गई। भारत में आम आदमी की जीवन की दशा अंग्रेजों के काल में काफी निचले स्तर तक चली गई। अंग्रेज इसके लिए जिम्मेदार थे। और वही अंग्रेज ये कह रहे थे कि तुम तो गरीब हो। ये कौन सी बात हुई भैया कि हमारा ही कत्ल होगा और हम ही को कातिल कहा जाएगा? कत्ल भी किया और ये भी कह दिया, लूट भी के लिया, लूट लिया, गरीब कर दिया और कह दिया कि तुम तो गरीब हो और इसलिए तुम्हारे आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है।
तो इस तरीके से अंत में ये बात निकल के आती है कि अंग्रेजों ने जो कारण बताए वो कारण स्वीकार्य नहीं है। और कुछ हद तक यदि जाति प्रथा विकास की गति में बाधक है भी, कुछ हद तक धार्मिक विश्वास यदि विकास की गति में बाधक है भी, कुछ हद तक आर्थिक गरीबी यदि विकास की गति में बाधक है भी, तो भी आर्थिक विकास की गति और औद्योगिक विकास गति को तेज किया जा सकता था यदि सरकार सहायक होती तो। जैसा कि जर्मनी में हुआ, जैसा कि जापान में हुआ, जैसा कि अमेरिका में हुआ, सरकार ने आर्थिक सहयोग दिया अपने देश के उद्योग जगत के लोगों को, तो उनके देश में आर्थिक विकास की गति और औद्योगिक विकास की गति बहुत तेज हो गई। इन अधिकांश देशों में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत भारत के साथ ही हुई थी। 1850 के आसपास ही हुई थी, 1850 के आसपास ही। इन सभी देशों में आधुनिक उद्योगों के विकास की शुरुआत हुई, लेकिन भारत एकदम पिछड़ी रह गया, पिछड़ गया। और जापान कहाँ, अमेरिका कहाँ, जर्मनी कहाँ पहुंच गए। 19वीं सदी के आरंभिक दौर तक आते आते अमेरिका दुनिया का नंबर 1 औद्योगिक देश हो गया, जर्मनी नंबर 2 हो गया, इंग्लैंड नंबर 3 पे आ गया, जापान नंबर 4 हो गया। अब भारत का कोई नंबर ही नहीं था, क्योंकि भारत की सरकार भारत के उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय भारत के उद्योगों के विकास के रास्ते में अड़ंगे डाल रही थी। क्योंकि सरकार को यह पता था कि यदि हमने भारत के उद्योगों को बढ़ावा दिया तो भारतीय बाजार पे इनका कब्जा हो जाएगा, जबकि हमें भारतीय बाजार चाहिए अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए। तो कुल मिलाकर हमारी कहानी स्पष्ट हो गई। अब चल के देखो तुम, हम अब इस तरफ मुड़ जा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौर में रेलवे, पहले रेलवे करते हैं फिर अकाल की ओर जाएंगे। रेलवे, रेलवे में क्या लिखना है? निर्माण, निर्माता, निर्माण की शर्तें, निर्माण की शर्तें, निर्माण, निर्माता, निर्माण की शर्तें, उसके बाद उद्देश्य, और परिणाम। उद्देश्य और परिणाम। भारत में रेलवे के निर्माण की शुरुआत हुई थी 1853 से आरंभ हुई। अठारह से इसकी शुरुआत हुई और मैंने कल भी बताया था कि बॉम्बे टू थाने, थाने भी एक तरह का से समझो कि बम्बई के पास ही है। तो बम्बई टू थाने रेलवे के पहली
जो पटरी बिछी, जहाँ पर रेलवे का पहला प्रयोग हुआ, जहाँ रेल पहली बार चली, वो यही है, बम्बई टू थाने। फिर देखोगे कि 19वीं सदी के अंत तक 25,000 वर्ग किलोमीटर रेल पटरी बिछ चुकी थी। बिछ गई थी। 19वीं सदी के अंत तक 25,000 वर्ग किलोमीटर रेल की पटरी बिछ गई थी। फिर देखो, कर्जन के काल में, कर्जन के काल में अधिकतम पटरी बिछी। अधिकतम पटरी बिछी। कर्जन के काल में अधिकतम पटरी बिछी। सबसे ज्यादा पटरी यदि किसके काल में बिछी, कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा रेल की पटरियां किसके काल में बनी, तो कर्जन के काल में। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की पटरी कर्जन के काल में बिछाई गई। अभी सामान्य प्रगति मैंने बताया कि रेलवे की पटरियां कब शुरू हुई और कहां तक बनी। अब अगला है, निर्माता कौन है। निर्माता कौन है? तो सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने आरंभ किया। प्राइवेट सेक्टर ने आरंभ किया। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है निजी कंपनियों ने रेलवे के क्षेत्र में आरंभिक दौर में निवेश किया था, सरकार ने उसमें निवेश नहीं किया था। फिर क्या है, 1869 के बाद सरकार ने निवेश किया। निवेश आरंभ किया। (1869) के बाद सरकार ने निवेश आरंभ किया। इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के निवेश का द्वार बंद हो गया। 1869 से लेकर 1882 ईस्वी के बीच के काल में, मतलब कुल मिला के लगभग 12-13 वर्षों के दौरान सिर्फ और सिर्फ सरकार ने रेलवे में निवेश किया। लेकिन 1882 के बाद से फिर सरकार भी निवेश करती रही और प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करता रहा। तो इतना ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल में मत जाओ कि कौन से काल में क्या हुआ था। समझ के लिए बस इतनी बात आपको याद रखना है कि प्राइवेट सेक्टर ने निवेश की शुरुआत किया था और बाद में सरकार ने भी निवेश किया और दोनों का निवेश चलता रहा। तो भारत में रेलवे का निर्माण किसने किया? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने? गलत। सिर्फ सरकारी सेक्टर ने? गलत। दोनों ने। यस, शुरुआत में किसने किया था? प्राइवेट सेक्टर ने। क्लियर है? अब इस क्रम में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेलवे के निर्माण की शुरुआत किसके काल में हुई थी? मैंने कल ही बता दिया था, लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो उधर जाने की अब जरूरत नहीं है। फिर निर्माण की शर्तें क्या है? निर्माण की शर्तें क्या है? शर्त लिख लो, फिर समझाऊंगा। यह है प्रत्याभूत ब्याज व्यवस्था।
प्रत्याभूत ब्याज ब्याज व्यवस्था। प्रत्याभूत ब्याज व्यवस्था जैसा शब्द सुनने के बाद हम लोगों को लगता है कि भूत पकड़ लिया, इतना कठिन शब्द। अंग्रेजी में आप इसे लिखो, मैं उसे भी रोमन के बजाय देवनागरी में लिख देता हूं, काउंटर गारंटी सिस्टम। काउंटर गारंटी सिस्टम। तो ये काउंटर गारंटी सिस्टम क्या है भैया? काउंटर गारंटी सिस्टम का मतलब होता है कि सरकार ने, लिख लो, काउंटर गारंटी सिस्टम को लिख लो। काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत सरकार ने, काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों को यह कहा कि, प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों को यह कहा कि आपके निवेश के ऊपर हम 5% के लाभ की गारंटी करते हैं। हम 5% के लाभ की गारंटी करते हैं। आपके निवेश पर हम 5% के लाभ की गारंटी करते हैं। पांच प्रतिशत के लाभ की गारंटी करते हैं। यानी कि रेलवे के निवेशक को उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। रेलवे के निवेशक को उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। रेलवे के निवेशक को उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। और यह कहा गया था कि यदि इसमें 5% से कम लाभ होगा तो, यदि इसमें 5% से कम लाभ होगा तो, यदि 5% से कम लाभ होगा तो हम इसका भुगतान करेंगे। यदि 5% से कम लाभ हुआ तो हम इसका भुगतान करेंगे, यानी कि क्षतिपूर्ति करेंगे, यानी कि क्षतिपूर्ति करेंगे। अब आप ये समझो कि काउंटर गारंटी सिस्टम सीधा सीधा क्या है? अंग्रेज को ये कहा गया कि भैया तुम आके रेलवे की पटरियां बिछा दो, रेलवे की पटरी बिछाओगे, उसके बाद तुम इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करोगे, माल ले जाने आने वगैरह का तमाम प्रकार का कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है रेलवे का, आप जानते हैं। तो रेलवे का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर लेना। हमारा ये अनुमान है कि तुमको इससे 5% का लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ अनुमान तक की बात नहीं है, हम तो गारंटी करते हैं कि 5% लाभ मिलेगा। काउंटर गारंटी माने गारंटी करना कि 5% का लाभ मिलेगा। तो 5% का लाभ कॉमर्शियल इस्तेमाल करने से यदि नहीं मिला तो बोला तो हम अपने बजट से तुमको क्षतिपूर्ति की राशि देंगे। आगे चलकर 1882 के बाद से काउंटर गारंटी का जो दर था वो 3.5% हो गया था, लेकिन शुरुआती दौर में 5% था। काउंटर गारंटी का मीनिंग समझ गए? अब आगे लिखो। उद्देश्य, उद्देश्य
रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का निवेश, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का निवेश जिन शर्तों पर हुआ, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का निवेश जिन शर्तों पर हुआ वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि निवेशक को सिर्फ लाभ ही मिलना था, जोखिम तो सरकार का था, क्योंकि सरकार के द्वारा जोखिम सहने के लिए तैयार हुए बिना निजी सेक्टर के ब्रिटिश निवेशक रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकते थे। सवाल उठता है कि सरकार रेलवे के निर्माण के प्रति इतना प्रतिबद्ध क्यों थी? सवाल उठता है कि सरकार रेलवे के निर्माण के प्रति इतना प्रतिबद्ध क्यों थी? Why government was so dedicated? Why government was so dedicated to build railway? Why government was so dedicated to build railway? सरकार रेलवे के निर्माण को लेकर इतना प्रतिबद्ध क्यों थी कि वो जोखिम सह रही है, निजी सेक्टर को कह रही है कि तुम निवेश करो, तुमको जोखिम नहीं सहना है। आप सोच के देखो कि आपके पास में यदि 2 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर खेती करते हो तो उसके अंदर फसल बर्बाद भी हो सकता है, ये जोखिम रहता है। आप यदि गांव में पान और सुपारी की कोई दुकान भी खोलते हो गुमटी वाली,
तो उसमें आप भले 20,000 रुपया लगाते हो, लेकिन एक जोखिम रहता है। आप यदि कोई भी धंधा करते हो, उसमें निवेश करते हो, तो लाभ की संभावना रहती है, लेकिन नुकसान की भी एक संभावना रहती है। और इसीलिए आप सभी प्रकार का गुना गणित कर लेते हो, उसके बाद निवेश करते हो। और कई लोगों का फिर भी कलेजा कांप जाता है कि ना भैया, 4 पैसा कमाया है, 4 पैसा डूबना नहीं चाहिए। 6 पैसा बनाने के चक्कर में जाएंगे, 2 पैसा न कहीं हमारे पास रह जाए, तो डर के मारे वो निवेश नहीं करता है, वो पैसा रख लेगा बैंक में। कोई आदमी जाके अलमारी में पैसा रख देगा, गोदरेज में पैसा रख देगा, ताला लगा के, चाबी छुपा के, हमेशा उस किनारे से गुजरेगा ये सोचते हुए कि इसमें इतना रखा हुआ है, मामला गर्म है। दिमाग में उसके चैन रहता है, शांति रहती है। कोई बात नहीं है ना, कोई घड़ी आएगी तो निपट लेंगे। तो ऐसे लोग जो डरपोक होते हैं, वो पैसे का निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जोखिम का डर रहता है। निवेश का यही नियम है। लेकिन रेलवे का निर्माण अजीबोगरीब तरीके से हुआ। निवेशक को कहा गया कि तुम रेलवे की पटरी का इस्तेमाल कर लेना, कॉमर्शियल तरीके से 5% लाभ की गारंटी, और यदि लाभ न हुआ तो बोला सरकार पैसा देगी। तो जोखिम का तो नामो निशान नहीं है, और सरकार जोखिम उठा रही है। सरकार के जोखिम उठाने का मतलब ही होता है सार्वजनिक सेक्टर का जोखिम। सरकार जनता को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसको सार्वजनिक सेक्टर कहा जाता है। तो सरकार के जोखिम उठाने का मतलब क्या? जनता का जोखिम, क्योंकि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो सरकार ने जोखिम क्यों उठाया? तो लिखो, सरकार अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की थी, और वह साम्राज्यवादी जरूरत के तहत सोच रही थी। और वह साम्राज्यवादी जरूरत के तहत सोच रही थी। सरकार अंग्रेजों की थी और वह साम्राज्यवादी जरूरत के तहत सोच रही थी। इसलिए सरकार अंग्रेजों की थी और वह साम्राज्यवादी जरूरत के तहत सोच रही थी। इसलिए इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने सरकार साम्राज्यवादी अंग्रेजों की थी और साम्राज्यवादी जरूरत के तहत सोच रही थी, इसलिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया ताकि 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 नंबर 1, कच्चा माल और अनाज इंग्लैंड भेजने में सहूलियत हो। कच्चा माल और अनाज इंग्लैंड भेजने में सहूलियत हो। नंबर 2, ब्रिटिश औद्योगिक माल भारत भारत के बाजार तक भेजना आसान हो। भारत के बाजार तक भेजना आसान हो।
नंबर 3, भारत के बाजार तक भेजना आसान हो। नंबर 3, अगला पॉइंट, धन्यवाद अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला पॉइंट क्या है? कच्चा माल अंग्रेजों के लिए भेजना आसान रहेगा और ब्रिटिश औद्योगिक माल को बाजार तक लाने में सहूलियत रहेगी। इसके बाद फिर क्या है कि ब्रिटिश वित्त का निवेश हो सकेगा, निवेश हो सकेगा। इसके बाद अगला क्या है? सरकार का संचालन बेहतर हो पाएगा। एवं अंग्रेजों की सत्ता स्थायी हो जाएगी। सत्ता स्थायी हो जाएगी। अंग्रेजों की सत्ता स्थायी हो जाएगी। अंग्रेजों की सत्ता स्थायी हो जाएगी। ये था सरकार का उद्देश्य। इस तरह के उद्देश्य की कहानी आपको पहले भी समझ में आ गई होगी कि कच्चा माल चाहिए था अंग्रेजों को अल्हार में। उसके बाद ब्रिटिश औद्योगिक माल भारत के बाजार तक पहुंचाना था उन्हें हर हाल में। अंग्रेज वित्तपतियों को भारत में निवेश करना था। रेलवे भी एक माध्यम हो सकता था। उसके बाद सरकार का संचालन और बेहतर तरीके से हो सकता है यदि रेलवे हो। सिक्योरिटी वगैरह बेहतर हो सकता है यदि रेलवे हो। विद्रोह का दमन बेहतर हो सकता है यदि रेलवे हो। सेना को समय पर भेजा जा सकता है यदि रेलवे हो। कुल मिलाकर कहानी ये निकल कर आती है कि यदि रेलवे है तो उसका बहुआयामी उपयोग हो सकता है। ठीक है, हमारी पूरी कहानी यहां पे रुक जाती है सरकार के उद्देश्य को लेकर। अब अगला मुद्दा है उसका प्रभाव। प्रभाव रेल का इंडिया के विकास में क्या योगदान है? अभी प्रभाव के ऊपर चर्चा करते हैं भूपेन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रेलवे का प्रभाव देखो तो लिखो, रेलवे का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हुआ।
रेलवे का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हुआ। नकारात्मक के तहत हम निम्नलिखित बातों का स्मरण कर सकते हैं या निम्नलिखित बातों का उल्लेख कर सकते हैं। नकारात्मक के तहत हम निम्नलिखित बातों का उल्लेख कर सकते हैं। नकारात्मक के तहत हम निम्नलिखित बातों का उल्लेख कर सकते हैं। नंबर एक, रेलवे के अंदर निवेश का बोझ कृषकों पर पड़ा। रेलवे के अंदर निवेश का बोझ कृषकों पर पड़ा, जिससे रेलवे के अंदर निवेश का बोझ कृषकों पर पड़ा, जिससे लाभ धनी मानी लोगों को हुआ। धनी मानी लोगों को हुआ, जिसे लाभ धनी मानी लोगों को हुआ। इसके बाद दूसरा, रेलवे में सरकारी निवेश के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई। सरकार कहती थी कि वह अकाल के समाधान के लिए रेल बना रही है। अकाल के समाधान के लिए रेल बना रही है, जबकि अकाल के समाधान के लिए रेल बना रही है। एक बार लिख लो नवीन, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होता है, कि जिस उद्देश्य से तुम इसका निर्माण किए हो और जिस तरह का परिणाम आया है वो कुछ हद तक एक समान होगा, कुछ हद तक अलग अलग होगा। तो एक बार में यदि समझाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा।
और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार पहले लिख लो और फिर टाइम लेकर मैं सब समझा दूंगा। मामला सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट आगे पीछे का रहता है कि 5 मिनट पहले समझते हो, 5 मिनट बाद में समझते हो। तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि पहले लिख लें, उसके बाद समझाएंगे तो शायद समझने में बेहतर आएगा, इसीलिए पहले लिखा देता हूं, है ना। तो अब देखो आगे कि सरकार कहती थी कि वह अकाल के समाधान के लिए रेल बना रही है, जबकि रेल अकाल का एक कारण था। अकाल का एक कारण था। रेल अकाल का एक कारण था क्योंकि इससे भू राजस्व बढ़ता था, क्योंकि इससे भू राजस्व बढ़ता था और कृषि की उपेक्षा होती थी, और कृषि की उपेक्षा होती थी। भू राजस्व बढ़ता था और कृषि की उपेक्षा होती थी। उसके बाद फिर रेलवे के रास्ते भारतीय उद्योगों को जो लाभ हो सकता था वह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता साम्राज्यवादी थी, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता साम्राज्यवादी थी। प्राथमिकता साम्राज्यवादी थी। लास्ट पॉइंट, रेलवे धन के निष्कासन का माध्यम बना। धन के निष्कासन का माध्यम बना। अब सकारात्मक की ओर, सकारात्मक की ओर लिखो, रेल के निर्माण के पीछे, रेल के निर्माण के पीछे सरकार का उद्देश्य तो सकारात्मक नहीं था, सरकार का उद्देश्य तो सकारात्मक नहीं था, लेकिन कुछ परिणाम उनकी उम्मीदों के विपरीत भी निकला, कुछ परिणाम उनकी उम्मीदों के विपरीत भी निकला, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय एकीकरण, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलना,
भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलना, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलना, और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रेलवे का उपयोग, रेलवे का उपयोग। ठीक है, लिखने का काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम समझ सकते हैं। राहुल पटेल, तुम्हारा जो डिमांड है वो बेटा बहुत सही है, डिमांड गलत नहीं है तुम्हारा, लेकिन असल कहानी ये है कि यूपीएससी में 2013 ईस्वी में ही ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल हुआ है। तो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स शामिल हुए हैं उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, उन्हीं में से एक ये भी है। तो चूंकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है तो ऐसे में पिछले वर्ष के क्वेश्चन के दायरे में रह के तो पढ़ नहीं सकते आप। यदि पिछले वर्ष के दायरे में रह के पढ़िएगा, अगला साल कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इस पर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, तभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि पीटी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन आपके क्लास के दौरान शामिल है। रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पीटी में पूछे गए हैं आपके क्लास में वो सब शामिल कर लिया हूं, तो आप इसकी चिंता मत करना। पढ़ सकते हो रोशन, पढ़ सकते हो। अब हम समझते हैं नकारात्मक परिणाम की तहत पेड़ों की अधिक कटाई को भी शामिल कर सकते हैं। देखो बेटा, पेड़ों की अधिक कटाई को शामिल करने के ऊपर मैं कोई विपरीत बात नहीं बोलूंगा, लेकिन बात असल ये निकल कर आती है कि रेलवे का निर्माण अंग्रेजों ने किया तो पेड़ की कटाई हुई, भारतीयों ने किया तो नहीं हुई क्या? यदि तुम अपने आंसर को गढ़ना चाहते हो और ये कहते हो कि रेलवे का निर्माण करने के लिए पेड़ों की कटाई हुई, तो इसका मतलब तुम फिर ये कहने के लिए तैयार रहो कि रेलवे का निर्माण नहीं चाहिए हमें। मामला इस तरीके का है कि रेलवे के निर्माण के अंदर जो साम्राज्यवादी योजना थी हमें उस पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कहता कि तुम यदि एक पॉइंट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन तब तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि तुमको आज की तिथि में भी विकास के मॉडल के ऊपर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल, ग्रोथ मॉडल सोचना पड़ेगा। यदि तुम इको फ्रेंडली ग्रोथ मॉडल सोचते हो तो मैं उसको अच्छा मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी आज की सरकार या इसके पीछे की सरकार या आजादी के बाद की जो सरकार रही है उन सरकारों ने हमेशा इको फ्रेंडली ग्रोथ मॉडल चुना है। तो हम अभी इको कॉन्शियसनेस के ऊपर ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, ठीक है? बस इतना है कि आप लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। यदि हम एक राउंड में इसे रिवाइज करें तो कहानी यह है कि 1853 ईस्वी से रेलवे के निर्माण की शुरुआत हुई और भूपेंद्र जी, अब लिखवाने के समय में मैं आपको बताऊं कि कोमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तो आप जाके पहले छठे क्लास में एडमिशन ले लो। 8वें क्लास तक ये सब खूब सिखाया जाता है, छठे से 8वें तक। कि अब कोमा लगा लो और फुल स्टॉप लगा लो, ये तुमको मैं क्लास में पढ़ाऊं, आईएएस की तैयारी करने आए हो तो मेरा यही कहना है कि तुम छठे के क्लास का ट्यूशन पढ़ लो।
एक लिमिट होता है किसी भी चीज को पूछने और किसी भी चीज को समझने और समझाने का। कि सर आप हमको कोमा लगाना सिखाइए और फुल स्टॉप लगाना सिखाइए। तो एक डिग्री से ज्यादा यदि तुम हमसे पूछने लगोगे तो मैं ऐसी ही भाषा में जवाब दूंगा। तो अब आगे बढ़ो कि ओवरऑल यदि हम रेलवे के टॉपिक को पढ़ें तो कहानी यह निकल कर आती है कि 1853 ईस्वी के समय से रेलवे की शुरुआत हो गई। इस रेलवे के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि डलहौजी ने अपनी सरकार को अपनी ओर से एक आवेदन दिया था कि किसी भी शर्त पर रेलवे का निर्माण करना चाहिए। उसमें ही उसने कहा था कि यदि सरकार ने रेलवे का निर्माण किया तो इससे अंग्रेजों को कॉमर्शियल बेनिफिट भी होगा और पॉलिटिकल बेनिफिट भी होगा। कॉमर्शियल बेनिफिट के तहत ये बात है कि कच्चा माल मिल जाएगा, बाजार मिल जाएगा, अंग्रेज वित्तपतियों के पैसे निवेश करने का मौका मिल जाएगा। और पॉलिटिकल बेनिफिट के तहत होगा ये कि हमारी सरकार मजबूत हो जाएगी, विद्रोह वगैरह होगा तो हम दमन कर देंगे और किसी भी स्थिति में भारत से अंग्रेजों की सत्ता नहीं खत्म होगी। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि रेलवे के निर्माण के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी। यदि किसी अंग्रेज से तुम पूछने जाओगे ना कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत रेलवे का निर्माण क्यों कराया, माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है ये तो, कि निजी सेक्टर का आदमी निवेश करेगा और जोखिम सहेगी सरकार। इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम आपने क्यों बनाया भाई? कुछ तो असाधारण कारण रहा होगा। तो अंग्रेज सरकार कहती थी कि हाँ हाँ बिल्कुल असाधारण उद्देश्य था हमारा। हमारा उद्देश्य ये था कि हम भारत को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। हम चाहते थे कि भारत के अंदर औद्योगिक विकास हो। हम चाहते थे कि भारत की यातायात में क्रांति आ जाए। हम चाहते थे कि भारत का शासन ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाए। हम ओवरऑल भारत का आर्थिक और प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना चाहते थे और इसलिए रेलवे उसके लिए एक उपयोगी और आवश्यक साधन था। तो सरकार कहती है कि रेलवे हमने लाया ताकि हम इंडिया का आधुनिकीकरण कर सकें। आगे चलकर सरकार ने एक और तर्क जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम रेलवे इसलिए भी लाना चाहते हैं ताकि अकाल ग्रस्त भारत जैसे देश में अकाल राहत के कार्य को तेज करना है तो रेलवे के साधन की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि इंडिया के ग्रोथ और इंडिया के वेलफेयर के कार्यों को अंजाम देने के लिए रेलवे की जरूरत थी। ये किसने कहा? सरकार ने। लेकिन सरकार की स्थिति यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये जो बात है कि हम भारत के लोगों का विकास करना चाहते हैं और उनका कल्याण करना चाहते हैं, ये दिखाने वाले दांत की बात हुई, ये मुंह में राम वाली बात हुई। लेकिन जिस दांत से हाथी खाता है, जो मुंह में राम के बाद बगल में छुरी वाली बात है, जो रियल उद्देश्य वाली बात है, वो यही है जो डलहौजी की चिट्ठी में ही आपको स्पष्ट होते हुए नजर आ जाती है कि यदि हमने रेलवे बनाया तो इससे हमको कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल दोनों तरीके का बेनिफिट होगा। तो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट के बिंदु मैंने आपके सामने में रख दिया है। तो वो क्या है? तो ये कि अंग्रेजों को कच्चा माल मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा।
जब अनाज और कच्चा माल जाता है इंग्लैंड की ओर, तो भारत के किसानों ने यदि कहीं पर खेती किया, लोकल बाजार में अपना अनाज बेचा या कच्चा माल बेचा, वहां से उसे उठाकर लेके जाना है बंदरगाह तक। बंदरगाह से वो जाएगा इंग्लैंड की ओर, तो बंदरगाह तक जाने के लिए यातायात के साधन चाहिए, रेलवे इसके लिए जरूरी था। उसी तरीके से इंग्लैंड के उद्योग में माल तैयार हुआ, जहाज के रास्ते हुआ, भारत के बंदरगाह तक पहुंचा। भारत के बंदरगाह से बाजार तक ले जाना है, रेलवे इसके लिए चाहिए। इंग्लैंड के वित्तपतियों का निवेश होना है भारत में, क्योंकि वहां के वित्तपतियों के पास पैसे बहुत हैं। पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो अपना पैसा इंग्लैंड में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इंग्लैंड में कंपटीशन ज़्यादा है, तो निवेश करेंगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट का दर कम होगा। इंग्लैंड में उस समय यानी 1850-60 के दौर में औसतन जो डिविडेंड्स था, माने लाभांश था, माने लाभ जो था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो 2% के आसपास था। 2% का लाभांश औसतन था इंग्लैंड का उस समय, और उसके अंदर जोखिम भी था कि तुम यदि इन्वेस्टमेंट करोगे तो जोखिम भी तो उठाना पड़ सकता है। तो जोखिम के साथ लाभांश जो था वो औसतन 2% के आसपास था। और भारत में सरकार कह रही थी उनको कि तुम बिना जोखिम के 5% पाओगे। तो ये तुम दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है कि लाभांश का दर भी ज्यादा और जोखिम भी नहीं। तो इसलिए वित्तपतियों के वित्त के निवेश का रास्ता खुल गया, और फिर सरकार का संचालन बेहतर हो सकता है, सुदृढ़ीकरण हो सकता है, ये सब समझ सकते हो, विद्रोह का दमन हो जाएगा, सब समझ सकते हो। अब अगला मुद्दा है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। उद्देश्य के बाद तो प्रभाव पे जाएंगे ना, तो प्रभाव में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की बातें आती हैं। सकारात्मक बात को यदि लेकर देखो पहले, तो मैंने क्या बताया कि रेलवे के निर्माण का सकारात्मक परिणाम निकल जाना संयोग की बात है। सरकार के मन में ये बात नहीं थी। सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि रेलवे आ जाएगा तो इसके आधार पर हिंदुस्तान में बौद्धिक एकीकरण आएगा। जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है राष्ट्रीय एकीकरण, तो इसमें बौद्धिक एकीकरण भी तो है। बौद्धिक एकीकरण कि दक्षिण भारत का कोई विद्वान आदमी अखबार में कुछ लिखता है, वो अखबार रेलवे के माध्यम से उत्तर भारत तक भी पहुंच जाता है। यदि रेलवे नहीं हो तो क्या कोई अखबार दूर दराज तक पहुंच पाएगा? आपका जो हॉकर होता है, जो आपको अखबार दे जाता है सुबह सुबह घर में साइकिल से, वो आदमी तो लोकल ही ना होगा, तो लोग लोकल ही अखबार पढ़ेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आप 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के दौरान चल के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि दक्षिण का उत्तर से, पूरब का पश्चिम से, सबका एक दूसरे के साथ में इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन हो गया। बौद्धिक स्तर पर सब एक दूसरे के करीब आते गए। उसमें अखबारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, और अखबारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में रेलवे की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। बौद्धिक एकीकरण में रेलवे की भूमिका रही। इसके अलावे फिर देखोगे कि इसके बाद फिर क्या देखते हो आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के लोग पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ भी मिलने लगे। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली मिलने लगे। एक दूसरे के साथ जब पॉलिटिकली लोग इंटीग्रेट होने लगते हैं तो इससे राजनीतिक एकता को बल मिलता है। रेलवे यदि आपको इकोनॉमिक स्तर पर इंटीग्रेट कर दे तो भी एकता को बल मिलता है। तो रेलवे भारत को बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से
आर्थिक रूप से एकीकृत कर रहा था। सोचो तुम कि उत्तर के लोग दक्षिण के ऊपर, पूरब के लोग पश्चिम के ऊपर यदि आर्थिक रूप से निर्भर होने लगेंगे तो इससे भारत में राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा कि नहीं? तो रेलवे जब हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकीकरण को बल दे रहा है तो हम इस तरीके से देखेंगे कि रेलवे ने भारत को बौद्धिक रूप से, भारत को राजनीतिक रूप से, भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। बौद्धिक की बात मैंने बता दिया अखबार के रास्ते, राजनीतिक की बात भी मैंने बता दिया, और ये जो सामाजिक आर्थिक है उसको देखो। आर्थिक स्तर पर मैंने बताया कि जैसे जैसे एक दूसरे के साथ में आर्थिक इंटीग्रेशन होता जाएगा वैसे वैसे आर्थिक स्तर पर परस्पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, और ये परस्पर निर्भरता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक एकीकरण की जरूरत महसूस होगी। कि मान लो कि हम पंजाब में हैं, पंजाब में हमारी ज़रूरत की पूर्ति के लिए हम सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जितनी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं हम उन सारी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे लोकली, या तो यदि हमारे लोकल लेवल पर उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है तो हम उसका उपभोग ही करना छोड़ देंगे। मेरी मिट्टी, मेरी भूमि, मेरा जलवायु हो सकता है कि किसी एक या दो वस्तु के लिए अनुकूल हो, लेकिन हमारी ज़रूरत है 10 वस्तुओं की, तो हम उन 10 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इस कारण हमारे उत्पादन में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, इस कारण हमारे उत्पादन में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। हमारे उत्पादन में स्पेशलाइजेशन कैसे आ सकता है? तो स्पेशलाइजेशन तब आएगा जबकि हम अपनी बाकी जरूरत की पूर्ति के लिए वस्तुएं दूसरे बाजार से खरीद लें और अपनी भूमि के ऊपर उसी वस्तु के उत्पादन पर फोकस करें जिस वस्तु के लिए वह भूमि सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है। इसके लिए दूर दराज के साथ में व्यापारिक संपर्क चाहिए। दूर दराज के साथ व्यापारिक संपर्क के लिए जरूरी है यातायात के बेहतर साधन का होना, और यातायात के बेहतर साधन का होना क्या दर्शाता है? यातायात के बेहतर साधन का होना क्या दर्शाता है कि आप उसका उपयोग करके एक जगह का माल दूसरे जगह का माल तीसरे जगह पहुंचा सकते हैं। रेलवे यदि आ जाए तो यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति हो सकती है। इसने भारत के इंटीग्रेशन में योगदान किया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत किया। और सामाजिक स्तर पर क्या कहानी है कि देखो, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट के जो लोग हैं वो एक दूसरे को कम ही जानते थे, एक दूसरे से कम ही मिलते थे, लेकिन जब रेलवे आया उसके माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आने लगे, मिलना जुलना होने लगा, तो फिर तीनों सबके बीच में एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का बोध बढ़ा। लोगों को लगने लगा कि अरे हम और वो तो एक ही जैसे हैं। ठीक है, वो थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी धार्मिक स्तर पर एक हो सकते हैं, सांस्कृतिक स्तर पर एक हो सकते हैं, ऐतिहासिक स्तर पर एक हो सकते हैं, भावात्मक स्तर पर एक हो सकते हैं, वैचारिक स्तर पर एक हो सकते हैं। तो इसके कारण एकता की भावना मजबूत हुई। यदि कोई एक दूसरे से मिलता ही नहीं, एक दूसरे को देखता ही नहीं, एक दूसरे को समझता ही नहीं, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ता ही नहीं, तो एकीकरण की गति उतनी तेज नहीं होती। तो रेलवे ने भारत को बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इतनी बात आप बता देंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि रेलवे का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब के इस्तेमाल किया गया।
जम के इस्तेमाल किया गया। जैसे गांधी जी को देखो कि जब वो भारत आए तो उन्होंने रेलवे का उपयोग करके अखिल भारतीय यात्रा किया। अखिल भारतीय यात्रा किया ताकि भारत को समझ सकें, ताकि भारत की जनता की समस्याएं क्या है वो जानकर हम संघर्ष शुरू करें, उनकी क्षमता क्या है उसको जानकर आंदोलन की योजनाएं बनाएं। हम भारत की जनता के नेतृत्व की स्थिति में सही में तभी आ पाएंगे जबकि हम उनको करीब से देखेंगे और उनको समझेंगे। और यदि गांधी जी पैदल निकल गए होते पूरे भारत को समझने के लिए तो गांधी जी को तो 5-10 साल लग जाएगा पैदल अखिल भारतीय स्तर की यात्रा करने में ही। राहुल गांधी को तो 6 महीना के आसपास लग गया कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने में, तब जबकि वो ज्यादातर तो पैदल चल ही रहे थे ना। राहुल गांधी ने जितनी यात्रा किया उतनी यात्रा से वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को बहुत सतही स्तर पर ही समझ पाएंगे। यदि सही अर्थों में आपको समझना है तो आपको गांव में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप ऐसे तरीके से कितना समझ पाइएगा कि बहुत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोग आपके अधिकारियों, आपके क्या कहते हैं नेताओं आदि का पूरा जो घेरा है उस घेरे से गुजरते हुए आप तक पहुंचे हैं अपनी बात लेकर। इतनी क्षमता आम लोगों में कहाँ होती है कि आप तक वो पहुंच पाए। गांधी तो आम लोगों तक पहुंच जाते थे। इसके लिए एक अलग ही तरह से यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी यात्रा गलत थी या उनकी यात्रा कमजोर थी, नहीं, बहुत अच्छी यात्रा थी। आई अप्रिसिएट, आई रेस्पेक्ट, बट गांधी की यात्रा कुछ ऐसी होती थी कि जो साधारण लोगों तक उनकी पहुंच हमेशा सुनिश्चित करती थी। इसीलिए गांधी रेलवे में भी चलते थे तो साधारण श्रेणी में चलते थे, और साधारण श्रेणी में चलते थे ताकि वो साधारण लोगों को समझ सके। साधारण लोगों के बीच जाकर साधारण लोगों को समझा जा सकता था। गांधी जी गांव में जाकर रुक जाते थे और यहां जाकर उनको आम आदमी की समस्या, आम आदमी की की क्षमता, आम आदमी के संसाधन, इन सब की समझ हुई और उसके बाद में उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई। आप देखोगे रेलवे का इस्तेमाल भगत सिंह भी किए। साउंडर्स मर्डर केस हुआ था, उसके बाद में भगत सिंह लाहौर से बंगाल आ गए थे। आप देखोगे कि कांग्रेस का अधिवेशन दूर दराज के क्षेत्रों में होता है। पहला अधिवेशन जब हुआ था 1885 ईस्वी में बंबई में, तो पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, बंगाली थे। एक बंगाली बंबई के अधिवेशन का अध्यक्ष तभी हुआ जबकि रेलवे का वो उपयोग किया। यदि वो रेलवे का उपयोग न करते तो इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं थोड़े ना कर सकते थे। शंकराचार्य यात्रा किए थे तो उनकी यात्रा ही प्रसिद्ध है। वो यात्रा करके यदि जाना पड़ता तो कितने लोग जा सकते थे? इक्का दुक्का लोग जा सकते थे। दूसरा अधिवेशन हुआ कहां? कलकत्ता में। तो उसके नेता कौन थे? अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कहां के थे? तो बंबई के, वो भी रेलवे से गए। तीसरा अध्यक्ष हुआ मद्रास में, उसके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी, वो भी बंबई से गए थे। चौथा अध्यक्ष बने जॉर्जियल इलाहाबाद में, वो भी बंबई से गए थे। आपको गौर करना पड़ेगा कि कुल मिलाकर देखो तो रेलवे का उपयोग हो रहा है तो लोग एक दूसरे स्थानों से यात्रा करके पहुंच जा रहे हैं। ये तो बड़े बड़े नेताओं की बात हुई। कांग्रेस के अधिवेशनों में कई दफा तो हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं दूसरे शहरों में, तीसरे शहरों में हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। उसमें रेलवे का उपयोग हुआ है। तो रेलवे का उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हो रहा था। सरकार की सोच तो कभी ऐसी नहीं थी। सरकार की सोच के दायरे से बाहर जाकर रेलवे का उपयोग किया गया।
राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो ये सकारात्मक परिणाम की बात हुई। नकारात्मक परिणाम वाले बिंदु पर यदि ध्यान दें तो क्या है कि भाई रेलवे के अंदर निवेश का बोझ कृषकों पे पड़ा, जिसके लाभार्थी कौन थे? तो धनी मानी लोग। ये बहुत गहरी बात है। पहली बात तो यह है कि उस युग में 1850 के दौर में क्या भारत को रेलवे की जरूरत थी? यदि आप भारत के राष्ट्रवादियों की भाषा पढ़िए तो ये लोग कहा करते थे कि भारत को रेलवे की नहीं बल्कि नहर की जरूरत है, ताकि कृषि में वृद्धि हो, आमदनी बढ़े, रोजगार बढ़े आदि। तो भारत में कृषि में वृद्धि जैसी बात के लिए जरूरी है नहरों का विकास। सरकार क्या कर रही है? रेलवे का विकास। सरकार रेलवे में पैसे लगा रही है, जबकि भारत को उस समय प्राथमिक स्तर पर तो कम से कम रेलवे की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपये में तुम क्या करोगे वो इस पर निर्भर करता है कि तुमने प्राथमिकता कैसे तय किया। 100 रुपये में यानी कि पैसा कम है तुम्हारे पास, तो तुम सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर क्या करोगे भाई? भोजन, पानी, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके ऊपर फोकस करोगे और उसके बाद में थोड़ा सा ग्रोथ के लिए फोकस करोगे, ताकि कल 100 की जगह पर 125 भी हो जाए, 150 200 भी हो जाए। शुरुआती दौर में आदमी इस पे फोकस करता है। या कि तुम एक अलग ही पटरी पकड़ लोगे कि अरे 100 रुपया है ना, तो रहने के लिए एक प्यारा सा बंगलो बना दूंगा। जितना पैसा है सब बंगलो बनाने में खर्च हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी बाकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तुम्हारी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाएगी, तुम्हारे बाकी सारे के सारे कार्य उपेक्षित रहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। भारत के साथ में वही हुआ। जितने पैसे सरकार के हाथ में रेवेन्यू के रास्ते आए थे, उन पैसों का सही उपयोग यदि होता तो कम से कम सरकार को उस समय रेलवे तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या बनाया? रेलवे। दूसरी बात क्या है? सरकार ने रेलवे बनाने के बाद और क्या गलती किया? सरकार ने रेलवे बनाने के दौर में भी एक गलती यह कर दिया कि रेलवे के निर्माण का बोझ किसके ऊपर आया? सरकार ने खुद निवेश किया। तो सरकार खुद निवेश कहां से करेगी भैया? अपने बजट से। या प्राइवेट सेक्टर ने निवेश किया तो सरकार के काउंटर गारंटी के आधार पर किया, तो काउंटर गारंटी का पैसा चुकाएगी सरकार, तो कहां से चुकाएगी? अपने बजट से। बजट में क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। सरकार व्यय करेगी तो उसके पहले आय का रास्ता बताएगी। सरकार के आय का स्रोत क्या था? भू राजस्व। मूल स्रोत तो यही था ना, भू राजस्व। तो सरकार ने भू राजस्व से धन इकट्ठा किया और उस धन का व्यय किया रेलवे में, और रेलवे की जरूरत क्या किसान को थी? बिल्कुल नहीं थी। रेलवे की जरूरत किसान को बिल्कुल ही नहीं थी। तो रेलवे जिसकी जरूरत की पूर्ति कर रहा था, उसके ऊपर उसके निर्माण का बोझ नहीं पड़ रहा था, और जिस पे इसके निर्माण का बोझ पड़ रहा था उसको रेलवे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यह इसका सबसे बड़ा दोष था। पहली बात तो मैं कहूंगा कि रेलवे उस समय नहीं चाहिए था, उस समय अन्य सेक्टरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह कि यदि तुमने रेलवे बना ही लिया तो कर का बोझ उस पर डालो ना, जो उसका लाभार्थी है। उसको तो बिल्कुल मत छेड़ो जो उसका लाभार्थी नहीं है, और यदि वो बहुत कमजोर है तब तो बिल्कुल मत छेड़ो, और भी मत छेड़ो। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने एक तो रेलवे का निर्माण किया, ऊपर से कर का बोझ उस पर डाला जिसको इसकी जरूरत नहीं थी, और सबसे बुरी बात यह कि जिस पे डाला वो इतना आर्थिक रूप से तंगहाल था कि इस अतिरिक्त बोझ के कारण
उसकी दुर्दशा तो और भी ज्यादा विकट हो गई। ये इसकी कमी थी। दूसरा मुद्दा क्या है कि रेलवे में सरकारी निवेश के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई। ये तो मैं समझा ही चुका हूं, एक ही बात एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती थी कि हमने रेलवे का निर्माण इसलिए किया है ताकि राहत कार्य में तेजी आएगी, तो अकाल से लोग मरेंगे नहीं। लेकिन नतीजा क्या निकला है? सरकार की नीतियों के कारण रेलवे अकाल का कारण बन गया अपने आप में। कैसे? यदि रेलवे का निर्माण नहीं करती सरकार तो हो सकता है कि भू राजस्व में कुछ कटौती हो जाती, और यदि भू राजस्व में कटौती नहीं करती सरकार तो हो सकता है कि कृषि के निवेश में ही कुछ वृद्धि हो जाती, ताकि उपज में वृद्धि हो जाए, किसान की दशा ठीक हो जाए। और यदि इन दोनों में से कुछ नहीं करती तो अकाल राहत कार्य ज्यादा कर देती। लेकिन चूंकि सरकार ने रेलवे का निर्माण किया और रेलवे के निर्माण के लिए सरकार का पैसा खर्च हो गया, तो सरकार न तो राहत कार्य ठीक से कर पाती है, न तो कृषि के विकास के लिए निवेश कर पाती है, न तो कर में राहत दे पाती है। कर का बोझ बढ़ा हुआ है। जिसके पैसे से रेलवे का निर्माण हुआ उसकी जरूरत थी नहर का निर्माण हो जाए, तो नहर का निर्माण हुआ नहीं। और जब अकालग्रस्त समाज हो गया है तो जरूरत है राहत कार्य के लिए धन आवंटन करने की, धन है ही नहीं। रेलवे के माध्यम से राहत कार्य तो तुम तब न करोगे जी, जबकि एक जगह से अनाज उठा के दूसरी जगह ले जाओगे। रेलवे की पटरी पे खाली डिब्बा रेल का घुमा देने से अकाल राहत कार्य हो जाएगा? अकाल राहत कार्य करने के लिए एक जगह का माल दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा, और एक जगह का माल दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हो तो वहां का माल खरीदना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पैसा जुटाना पड़ेगा। आपके पास जितने पैसे थे आपने वो पैसे खर्च कर दिए रेलवे का निर्माण करने में, सेना का बजट देने में, और अन्य कई प्रकार के साम्राज्यवादी कार्यों को करने में। तो सरकार ने सही मायने में रेलवे का इस्तेमाल अकाल राहत के लिए नहीं किया, रेलवे का इस्तेमाल सिर्फ साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए ही किया गया। और तब रेलवे के रास्ते भारतीय उद्योगों को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखो, दुनिया के किसी भी देश में जहां भी रेलवे का निर्माण हुआ है उस देश में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। ये रेलवे की सामान्य सी समझ है, क्योंकि रेलवे के रास्ते क्या होता है, मान लो ये इंडस्ट्री है तुम्हारा, इंडस्ट्रियल प्लेस है, यहां पर है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और यहां पर है मार्केट। तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना तुमको, रेलवे सहायक हो जाएगा। यहां पर तुमने उसका इस्तेमाल करके उत्पादन करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको माल को बाजार तक पहुंचाना पड़ेगा ना, फिर रेलवे चाहिए। किसी भी देश में रेलवे औद्योगिक विकास की गति को तेज करने वाला एक कारक होता है, उसकी समृद्धि के दर को बढ़ा देगा। एक दूसरी क्या खास बात होती है कि जहां कहीं रेलवे का विकास होता है वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो पर्टिकुलरली डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की पटरियां बिछाइएगा, डिब्बे बनाइएगा, इंजन बनाइएगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री तो विशेष तौर पर डेवलप हो जाता है। दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन भारत में रेलवे का फायदा उतना हुआ नहीं। भारत में रेलवे का उतना फायदा हुआ नहीं। क्या हुआ भारत में? भारत में यह हुआ कि रेलवे का निर्माण तो आपने कर लिया, लेकिन भारत के उद्योगपति इसका लाभ उठाएं ये सोच के नहीं किया गया। इंग्लैंड का माल बंदरगाह पर उतरेगा, बंदरगाह के माल को बाजार तक पहुंचाने है, ये सोच के किया गया। और देश के अंतर्वर्ती प्रदेश का कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना है, ये सोच के किया गया। वहीं पर पटरियां बिछाई गई, जो पटरियां अंग्रेजों को कॉमर्शियल फायदा दे सकती थी, या वहां पर पटरियां बिछाई गई जो पटरियां अंग्रेजों को कॉमर्शियल फायदा दे सकती, ये पॉलिटिकल फायदा दे सकती थी। या तो पॉलिटिकल फायदे के लिए,
ताकि सेना को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें। इस ख्याल से पटरी बिछाई गई, या तो अंग्रेजों को कमर्शियल फायदा हो सके, इस सोच के साथ पटरी बिछाई गई। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सोच नहीं थी। इसीलिए भारत के उद्योग को उतना फायदा नहीं हुआ। एक छोटा सा और फैक्ट बताता हूं कि रेलवे के निर्माण की शुरुआत मैंने आपको बताया था कल के क्लास में या आज भी कि 1853 में हुआ। रेलवे बिगन। अब तुम में से यदि कोई बता सकता है तो बताए कि भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? ओबैस सही लिखा है, 1911 में। साथ में फैक्ट्री खुली थी, अभी उत्पादन की शुरुआत नहीं हुई थी। साथ में फैक्ट्री खुली थी। भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पहला जो इंडस्ट्रियल सेंटर खुला है वह है साक्ची में 1907 में, और उत्पादन करना शुरू किया उन्होंने 1911 में। तो गौर करने लायक बात यह है कि लगभग 58 वर्षों तक का ऐसा दौर भारत में बीता है जबकि भारत में रेलवे है लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ही नहीं। क्योंकि आयरन एंड स्टील के जितने भी प्रोडक्ट रेलवे के निर्माण के लिए चाहिए थे वो सब के सब इंग्लैंड से मंगाए गए थे। भारत में आयरन एंड स्टील के जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए थे रेलवे के निर्माण के लिए सब के सब इंग्लैंड से मंगाए गए। ये इंग्लैंड के लिए फायदे की बात थी। इसलिए भारत में रेलवे का विकास तो हुआ लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ। अब आपको बात समझ में आई होगी कि रेलवे से भारत को जितना फायदा हो सकता था उतना नहीं हुआ। दुनिया के जिन भी देशों में रेलवे का निर्माण हुआ उन देशों में रेलवे से जितना फायदा हुआ भारत में उसकी तुलना में बहुत कम हुआ, क्योंकि भारत की सरकार साम्राज्यवादी थी और साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए ही रेलवे का उपयोग किया गया। इसीलिए भारतीय लोग उससे वंचित रह गए। ठीक है, अब अगला मुद्दा कि रेलवे के कारण धन का निष्कासन हुआ। धन के निष्कासन के टॉपिक को मैं आगे पढ़ाता हूं तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब रेलवे का मामला कंप्लीट हो गया। अब है अकाल। अच्छा, रेलवे के ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस करने में काम आएगा। लिखो लिखो, रेल रेल का निर्माण रेल का निर्माण न सिर्फ रेल का निर्माण न सिर्फ इसलिए न सिर्फ इसलिए गलत था कि न सिर्फ इसलिए गलत था कि इसने भारत की सरकार की प्राथमिकता को
भारत की सरकार की प्राथमिकता को गलत दिशा दिया, भारत की सरकार की प्राथमिकता को गलत दिशा दिया, बल्कि भारत की सरकार की प्राथमिकता को गलत दिशा दिया, बल्कि यह भी स्मरणीय है कि 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 रेलवे ने जिनकी जरूरत की पूर्ति किया उन्होंने इसका बोझ नहीं उठाया, उन पर इसका बोझ नहीं पड़ा। रेलवे ने जिनकी जरूरत की पूर्ति किया उन पर इसका बोझ नहीं पड़ा। उन्होंने इसका बोझ नहीं उठाया, उन पर इसका बोझ नहीं पड़ा। दूसरा क्वेश्चन लिखो। रेलवे आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक जरूर सिद्ध हुआ, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक जरूर सिद्ध हुआ, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक जरूर सिद्ध हुआ, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक जरूर सिद्ध हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी था, इसलिए इसका परिणाम ज्यादातर घातक था। इसलिए इसका परिणाम ज्यादातर घातक था। इसलिए इसका परिणाम ज्यादातर घातक था। ठीक है, यही दो क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप इसको डील कर लेंगे। आशुतोष, तुमको कहां पर दिक्कत आई सो बोलो। आशुतोष, तुम अपनी समस्या बताओ तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। यदि टॉपिक के अंदर की कोई बात तुम्हें कठिन लगी और किसी जगह पर तुम घूम गए हो तो तुम पूछो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में समझने में क्या हिया कि भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे का कुछ योगदान है, उसके पॉइंट बता दोगे, उसके बाद कह दोगे कि साम्राज्यवादी उद्देश्य था, उद्देश्य साम्राज्यवादी है, बता चुका हूं, और घातक परिणाम था तो नकारात्मक परिणाम बता दोगे। बच्चों वाली बात है, में क्या कठिनाई है। दूसरी बात है कि दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन है वो ये कि रेलवे का निर्माण उस समय की जरूरत नहीं थी। उस समय की जरूरत यह थी कि आप एग्रीकल्चर के विकास में योगदान करते या अन्य सेक्टरों के विकास में योगदान करते, राहत कार्य करते, रेवेन्यू में कमी करते। दूसरी बात है कि सिर्फ गलती इतनी बात की नहीं है कि प्राथमिकता गलत थी, बल्कि गलती यह भी हुई कि जिसने रेलवे का लाभ उठाया उसके ऊपर रेलवे का बोझ ही नहीं पड़ा। रेलवे का लाभ कौन उठाया? जो इंडस्ट्री वाले लोग थे, ट्रेड वाले लोग थे, जो अन्य सर्विस सेक्टर के लोग थे, वो रेलवे से दूर दराज तक यात्राएं करते थे, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्री के लोग हों चाहे ब्रिटिश इंडस्ट्री के लोग हों। किसान को तो रेलवे की कोई जरूरत ही नहीं थी।
किसान तो जीवन भर में कभी रेलवे कई दफा नहीं चढ़ता था, एकाध इक्का दुक्का ही किसान थे जो कभी रेलवे पे चढ़ते थे, वो भी तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए जाना हो तो। अदरवाइज तो कोई किसान कभी रेलवे पे चढ़ता ही नहीं था, और पूरा का पूरा रेलवे का बजट ही लगभग किसानों के कंधे पर आ गया। ये दोष है, ये बता देना होगा, मैंने समझा भी दिया। अब चलो अकाल। अकाल का मुद्दा आपके लिए मैं एकदम बेसिक बता देता हूं, यह कि अकाल का प्रमाण, अकाल का कारण, सरकार की अकाल नीति, अकाल का प्रमाण, फिर अकाल का कारण और फिर अकाल की नीति। प्रमाण में देखो तो 1770 से 1941-42 के दौर में भारत में लगातार अकाल पड़ता रहा। 1770 में पहली बार अकाल पड़ा, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौर का अकाल है वो। 1765 ईस्वी में बंगाल का रेवेन्यू चला गया था सरकार के हाथ में द्वैध शासन के रास्ते, और सरकार ने इतना रेवेन्यू की वसूली कर लिया कि 1770 तक आते आते बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, और उसके कारण 1/3 आबादी अकाल का शिकार हो गई और मर गई। तो ब्रिटिश सरकार के आते ही अकाल की शुरुआत हो गई। उसके बाद 1941-42 तक चल के देखो। 1941-42 इसलिए क्योंकि यही वो साल है जब ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम अकाल पड़ा। इसमें भी तकरीबन 50 लाख लोग मर गए थे, लगभग 50 लाख लोग मर गए थे। इस बीच में एक के बाद एक अनेक अकाल पड़े हैं, सारे अकालों की कहानी नहीं पढ़ना है। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 5 करोड़ लोग ब्रिटिश शासन के दौरान, तकरीबन 5 करोड़ लोग अकाल से मरे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान तकरीबन 5 करोड़ लोग अकाल से मरे थे। कोई एक पीरियड यदि पूछा जाए कि कौन सा पीरियड एक है जबकि अकाल सबसे ज्यादा पड़ा है, तो 1860 से 1910 के बीच। 1860 से 1910 के बीच अकाल सबसे ज्यादा पड़ा है। इस दौरान तकरीबन 3 करोड़ लोग अकाल से मरे थे भारत में। इस दौरान भारत में लगभग 3 करोड़ लोग अकाल से मरे थे। ठीक है, तो यह हुआ अकाल का प्रमाण। तब अगला मुद्दा है अकाल का कारण। कारण लिखो, ब्रिटिश सरकार और उनके समर्थक इतिहासकार, ब्रिटिश सरकार उनके समर्थक इतिहासकार इसके लिए, ब्रिटिश सरकार और उनके समर्थक इतिहासकार इनके लिए सामान्यतः भारतीय जलवायु को दोषी मानते हैं, जिसके कारण उपज में कमी हो जाती थी। उपज में कमी हो जाती थी। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने
कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने वाणिज्यिक खेती, को भी इसका जिम्मेदार बताया, जिस कारण खाद्य पदार्थ की कमी हो गई। खाद्य पदार्थ की कमी हो गई। तो कुछ इतिहासकारों ने आबादी की वृद्धि को इसका कारण बताया। कुछ इतिहासकारों ने आबादी की वृद्धि को इसका कारण बताया। आबादी की वृद्धि को इसका कारण बताया। लेकिन ये सब कारण प्रायः मनगढ़ंत हैं और ये सब कारण प्रायः मनगढ़ंत हैं और इसलिए गढ़े गए हैं ताकि सरकार की साम्राज्यवादी मंशा को छुपा सके, ताकि सरकार की साम्राज्यवादी मंशा को छुपा सके। ताकि सरकार की साम्राज्यवादी मंशा को छुपा सके। इसके पीछे के मूल कारण इस प्रकार थे। इसके पीछे के मूल कारण इस प्रकार थे। सरकार ने कृषि की उपेक्षा किया, इसलिए उपज में वृद्धि नहीं हुई। सरकार ने कृषि की उपेक्षा किया, इसलिए उपज में वृद्धि नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, जितना अन्न उपलब्ध था, जितना अन्न उपलब्ध था उसका भी एक हिस्सा निर्यात हो गया। और एक हिस्सा कालाबाजारी का शिकार हुआ। इसलिए अन्न की उपलब्धता में कमी आई। इसलिए अन्न की उपलब्धता में कमी आई। इस कारण
अन्न का मूल्य बहुत बढ़ गया। अन्न का मूल्य बहुत बढ़ गया। इस कारण अन्न का मूल्य बहुत बढ़ गया। असाधारण मूल्य ने गरीब लोगों के लिए अन्न की खरीद को असंभव बना दिया। असाधारण मूल्य ने गरीब लोगों के लिए अन्न की खरीद को असंभव बना दिया। असंभव बना दिया। इसलिए गरीब लोग ही अकाल का शिकार हुए। इसलिए गरीब लोग ही अकाल का शिकार हुए, जिसमें मजदूर वर्ग के लोग, भूमिहीन कृषक, जजमानी प्रथा पर निर्भर लोग, जजमानी प्रथा पर निर्भर लोग, बागानी खेती करने वाले छोटे लोग, बागानी खेती करने वाले छोटे किसान, बागानी खेती करने वाले छोटे किसान और सीमांत किसान, आदि। मजदूर समझते हैं भूमिहीन कृषक का मतलब होता है कि वो किसान जो अपनी भूमि पर खेती नहीं करता है, दूसरे की भूमि पर खेती करता है, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती कर लेता है। जजमानी प्रथा गांव में चलती थी, जिसमें एक पूरा का पूरा सिस्टम बना होता था गांव के अंदर कि एक ब्राह्मण होगा, एक नाई होगा, एक रजक होगा, एक लोहार होगा, एक बढ़ई होगा, एक किसान होगा। सब एक दूसरे के साथ में चेन में बंधे होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। उनको अनाज देता है किसान और वो किसान को देते हैं अपनी वस्तुएं और अपनी सेवाएं। लेकिन जब किसान की दशा खराब हो जाएगी और वो खुद अकालग्रस्त हो जाएगा तो क्या वो उन लोगों का पेट भर पाएगा जो अनाज के लिए किसान पर निर्भर हैं? तो नहीं। उन लोगों के पास में आजीविका के लिए कोई दूसरा बढ़िया स्रोत भी नहीं था, तो वो लोग अकाल का शिकार जल्दी हो गए, ज्यादा हो गए। फिर सीमांत किसान माने वो किसान जिनके पास में बहुत छोटी भूमि हो, छोटी सी भूमि के टुकड़े पर जो खेती करते हो। और तब आगे लिखो, इन सब की दुर्दशा के लिए
इन सब की दुर्दशा के लिए, इन सब की दुर्दशा के लिए सरकार की भू राजस्व नीति, औद्योगिक नीति, साम्राज्यवादी व्यय की नीति और रेलवे की भूमिका निर्णायक थी, तो आपने ऑलरेडी रेलवे अभी पढ़ा है कि कैसे रेलवे अकाल को बल दे रहा है। साम्राज्यवादी प्राथमिकताओं को मैं बार बार बताता रहा हूं कि सरकार ने ऐसे सेक्टर में पैसे खर्च कर दिए जो भारत के लोगों की जरूरत नहीं पूरी करते हैं, और इसलिए जरूरत के जो सेक्टर है उसकी उपेक्षा हो गई। मैं पढ़ाता ही रहा हूं। औद्योगिक नीति मैंने आज भी पढ़ाया है, कल भी पढ़ाया है, कि जिसके तहत क्या बात हम देखते हैं कि सरकार ने भारत के उद्योगों को बर्बाद कर दिया, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए, तो वो गरीब हो जाएंगे, तो वो अनाज नहीं खरीद पाएंगे। और भू राजस्व नीति को मैंने पढ़ाया है, मैंने उसमें भी बताया था कि भू राजस्व नीति के कारण क्या होता है कि लोगों की भूमिहीनता आ जाती है, लोगों की ऋणग्रस्तता आ जाती है, लोग मजदूर हो जाते हैं, गरीब हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से महंगी चीजें नहीं खरीद पाएंगे, तो अकाल के कारण मर जाएंगे। तो सरकार कहाँ दोषी है ये मैंने समझा दिया। आज का क्लास यहीं पर रुकेगा। नमस्कार।